हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी बेनिफिशियल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और साथ ही में इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड साथ में जो भी पीवाईक्यूज है वो भी डिस्कशन होगा। अलॉन्ग विद दैट कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोगों के लिए दो फीचर्स है यहाँ पे। पहला तो ये, अगर आप इन सभी वीडियोस को फ्री में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जी के, आपको सभी क्लासेस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आपको इन क्लासेस के साथ साथ इनकी पीडीएफ नोट्स और साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन होना है हमारे पेड बैच में, जिसमें आपको डेली क्लास मिलेंगी ऐप पर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। साथ में सभी सब्जेक्ट्स आपकी कवर होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा एंड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। साथ ही में सभी कंटेंट यहाँ पे बायलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा और जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो बेसिक से लेके आपका हाई लेवल तक जाएगा। और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, फ्री पीडीएफ एंड नोट्स, साथ ही में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनका अनलिमिटेड टेस्ट, और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आपको सभी वीडियोस आप यहाँ पे वन गो में देख सकते हो। और इन सब फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा ऐप दैट इज रवि स्टडी ऐप, और आपको यहाँ पे सभी जो ये बैचेस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शंभू महाराज ये किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो बात हुई है किसकी? शंभू महाराज जी की, और इनका संबंध था कथक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात करें कथक की तो ये जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो कुल मिला के 8 है, उनमें से एक आता है कथक, जो कि उत्तर भारत में एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। ठीक है, तो कथक अगर आपसे पूछे कि कौन से रीजन से या फिर किस स्टेट से आता है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के बारे में। और शंभू महाराज की बात करें तो इनका संबंध भी कथक से ही था। ठीक है, और ये ताल्लुक रखते थे लखनऊ घराने से। तो शंभू महाराज जी कथक से जुड़े हुए थे। कथक जो कि हमारा क्लासिकल डांस है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये बिलोंग करते थे लखनऊ घराने से। ठीक है, और साथ ही में जो लच्छू महाराज जी थे वो उनके बड़े भाई थे। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल ये सबसे बड़ा है? तो बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, तो कुल मिला के 7 ऐसे देश हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। उनमें से एक है पाकिस्तान, फिर आएगा अफगानिस्तान, फिर है यहाँ पे चाइना, फिर आप देखोगे नेपाल, भूटान, म्यांमार और साथ ही में बांग्लादेश। तो 7 ऐसे देश है जो कि हमारे देश के साथ में लैंड बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो आप देखोगे किसका है, तो ये होगा चाइना का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड चाइना की बात करें तो ये सबसे बड़ा हमारा नेबरिंग कंट्री है इन टर्म ऑफ, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की और इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। और अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पॉपुलेशन में सबसे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? वो है हमारे देश भारत की, फर्स्ट नंबर पर आता है। और जो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, क्या आता है? चाइना। और एरिया वाइज बात करें तो टॉप पर आता है कौन सा? ये आता है रशिया। और इंडिया आता है कौन से नंबर पर? 7th नंबर पर। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन ये किया जाता है? तो ग्राम पंचायत की बात करें, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 40 में, यानी कि अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अनुच्छेद 40 की बात करें जो कि हमारा डीपीएसपीज होते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहीं पर ही लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के बारे में, आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया था? नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट, आपने सुना होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो इसीलिए 1955 को हमारी पार्लियामेंट ने नागरिकता अधिनियम को क्या किया था? पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और इस जो ये अधिनियम है इसमें किस चीज के बारे में मेंशन होता है? तो इसमें पूरे आपके रूल्स रेगुलेशंस, कैसे आप हमारी नागरिकता को
प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप उसको त्याग सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया होता है, ठीक है? और इसमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं, जैसा अगर आपने लेटेस्ट में सुना होगा 2019 का संशोधन। इससे पहले 1986 में, 1992 में, 2003 में, 5 में, 15 में और रिसेंटली 2019 में। तो कई बार इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कब पारित हुआ था, तो 1955 में इसको पारित किया गया था। और किस चीज़ के बारे में मेंशन है? तो जै कैसे हम हमारे जो सिटीज़नशिप है यानी कि नागरिकता है, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला जो जिला है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी देखिए सेंसस तो हमारा नहीं हुआ है, हालाँकि हर 10 साल के बाद सेंसस होना होता है, बट ड्यू टू कोरोना एंड सम अदर रीज़न तो क्या हुआ जो हमारा सेंसस था वो नहीं हो पाया और अभी 2027 में प्रस्तावित है कि जो सेंसस है वो हो जाएगा, ठीक है? बट तब तक के लिए हमें 2011 का जो डिटेल है, जो डेटा है, उसी को ही पढ़ना है। तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे कम आबादी वाला जो जिला है, वो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है, ठीक है? जो दिबांग घाटी है वहीं पर ही आपको सबसे कम आबादी मिलेगी और ये सबसे कम आबादी वाला जिला है एज पर दी 2011 सेंसस, ठीक है? तो इसका स्टेट एंड ये जिला दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा भागीरथी नदी पर बना जो डैम है दैट इज टिहरी डैम, ये किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी डैम की बात करें सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा उत्तराखंड में। और रिवर की बात करें तो ये है कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। और टिहरी डैम की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है, जो कि भागीरथी नदी पे बना हुआ है और ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल वाला जिला है, वहां पर ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ऐसी लोकेशन कई बार पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। टिहरी सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नदी कौन सी है? भागीरथी नदी है। और लोकेशन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये आएगा कहाँ पे? जो टिहरी गढ़वाल वाला एरिया है, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? एग्जाम में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हैं जिसमें नहीं मेंशन होता और हम कई बार क्या करते हैं, नहीं को इग्नोर कर देते हैं और सबसे पहले हम देखें कोई आंसर ऐसा जो कि उसका होगा आंसर, ठीक है? तो हम उसी को टिक कर देते हैं, बट आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसमें नहीं पूछा है या नहीं पूछा है वो आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पे गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की कहाँ-कहाँ से होकर गुजरेगी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल निकलता है कहाँ से? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई ये फाइनली जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर ये गिर जाती है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं ज़ूम करके दिखा देती हूँ उसमें, देखो, जैसे बात करें यहाँ पे ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है? उत्तराखंड से शुरू होती है, देन ये पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए जो आपका ये एरिया है दैट इज़ उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो बिहार वाला एरिया वहाँ से गुजरती हुई एंड देन थोड़ा-सा एरिया आएगा आपका किसमें? दैट इज़ इन दी झारखंड एंड फिर वेस्ट बंगाल से होती हुई फाइनली जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर ये गिर जाएगी, ठीक है? तो ये आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखना है। अब इसमें देखोगे ऑप्शन क्या था? मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, बिहार था। तो हमने देखा कि उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश से बहती है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश एंड देन आपका बिहार, फिर आएगा झारखंड एंड देन फिर पश्चिम बंगाल। तो इन तीनों से तो गुजरेगी बट मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ा मैप में आपको करेक्शन करना है। यहाँ पे बेसिकली मैंने सिर्फ मैप जो है वो गंगा रिवर को दिखाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया था। यहाँ पे ये पहला मैप है, आप इसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन था, वो इसमें डिमार्केट नहीं हो रखा, बट आपको सिर्फ लोकेशन पर्सपेक्टिव से रिवर को ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सब जनसंख्या घनत्व ये कितना था? यानी कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी ये कितनी थी? तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी ये थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं। अब अगर आप कोई कंजेस्टेड सी जगह पे जाओगे तो आप देखोगे एक ही स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है? बट अगर हम बात करें अगर एक पॉपुलेशन सेंसस जो हमारा होता है 2011 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी पर स्क्वायर किलोमीटर में वो कितनी थी? 382। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और वही बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर थी,
तो जो बिहार है, बिहार में आपको सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में लगभग 1106 लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? कहाँ पे? हम बात कर रहे हैं बिहार की, ठीक है? तो याद रहेगा दैट इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये मैंने आपको बता दिया कि सेंसस होना था 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, बट उस टाइम पे कोरोना था, फिर कुछ और रीज़न्स हुए, जिसकी वज़ह से 2021 का सेंसस नहीं हो पाया और अब प्रस्तावित है 2027 में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। और पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो क्लियर लाइट ऑफ डे इस बुक को लिखा है किसने? तो नाम है इनका अनीता देसाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेंगे कि क्लियर लाइट ऑफ डे के लेखक कौन है, देन योर आंसर विल बी अनीता देसाई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी या फिर किस की का आप इस्तेमाल करोगे? तो जैसा अगर आपने कभी एमएस वर्ड को यूज किया है तो उस कंडीशन में आपको जरूर पता होगा। जैसे आपने कोई पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद में आपको यहाँ से जंप करके यहाँ पर आना है। इन दैट सिचुएशन आपको क्या प्रेस करना है? एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद जो आपका ये यहाँ पे जो भी लिखना था आपको, देन वो नेक्स्ट पेज पे आपका मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में ही आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए नया पैराग्राफ बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है किस की को? दैट इज एंटर की को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में परमहंस मंडली की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? तो परमहंस मंडली की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1849 में, यानी कि 1849 में। किसकी? परमहंस मंडली की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? जो पूना, सतारा एंड जो रीजन था महाराष्ट्र में, वहां पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है? और इसकी अगर हम बात करें, इसका पर्पस क्या था, तो एक गुप्त सामाजिक धार्मिक संगठन था, जिसका पर्पस था जो जाति व्यवस्था थी उसको चुनौती देना, साथ ही में जो सामाजिक समानता थी उसको बढ़ावा देना, और जो विधवा पुनर्विवाह था, महिला शिक्षा था, उसको समर्थन करना, ठीक है? ये इसका पर्पस था। तो याद रहेगा परमहंस मंडली 1849 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? जो पूना, सतारा, महाराष्ट्र वाला रीजन था वहां पे। और परमहंस मंडली का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो समाज में, जैसे कि अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह और महिला की शिक्षा, उन सबको बढ़ावा देना, एंड साथ ही में जो कास्ट सिस्टम था उसको चुनौती देना। तो इन सब चीजों के बारे में ही इस पूरी मंडली का यहाँ पे पर्पस था, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा अलकप झारखंड और किस राज्य में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका है? तो अलकप की बात करें तो बेसिकली अलकप एक तरीके से आप समझ सकते हो एक ग्रामीण नृत्य है, जो कि झारखंड और झारखंड के साथ साथ आपको जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल वहीं पर आपको मिलेगा, दैट इज अलकप, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्न में से किससे मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है? तो बेसिकली अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो अगर आपको उसकी गणना करनी है तो किसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एनएनपी मिलेगा। तो वहां पे आपको जो आपका होता है ग्रॉस, तो जो आपका जीएनपी होता है दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें से आपको जब डेप्रिवेशन माइनस करोगे तब आपको मिलेगा एनएनपी, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस ना आपके इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली फॉर्मुलेज आपके कई बार याद रखने हैं, और वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेते हैं, ठीक है? तो याद रखना है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो कई कई क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी याद करने पड़ जाते हैं। तो देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना रहेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब एक तरीके से आप वो अमाउंट या फिर वो राशि को समझो जो उत्पादन प्रक्रिया में जो भी आपके जैसे मशीनरी हो गई या फिर उनकी टूट फूट, तो जो भी उसको घटा के जो भी मतलब जैसे आपने कोई सपोज करो आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, ठीक है? आपने उसमें से फैक्ट्री में अपनी मशीनें रखी हैं, उस मशीन की टूट फूट हो रही है, उसका रिपेयरिंग में खर्चा आ रहा है, तो उस सब खर्चे को निकाल के, ठीक है, आपने जो कमाया है उस खर्चे को निकालो, देन जो बनेगा वो आपका एनएनपी बनेगा। तो सिंपल से आप इस एग्जांपल से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में डैश होता है। तो एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तो मोनोपोली कब होती है? मोनोपोली तब होती है जबकि केवल एक ही जो है वहां पे क्या, जहाँ पे सिर्फ एक ही क्या हो, सेलर हो, दैट इज वेयर इज एग्जैक्टली वन सेलर, यानी कि जब केवल एक ही विक्रेता हो। जब पूरी मार्केट में एक ही विक्रेता होगा तो वो अपनी मन मर्जी करेगा, हमें उससे सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो जो मर्जी हो वहां पे वो प्राइस अपना रखेगा, ठीक है? तो इसीलिए मल्टीपल शॉप्स आप देखोगे,
जैसे आप बाजार में जाते हो तो आपने देखा होगा ना कि मल्टीपल मल्टीपल शॉप रहती है, फिर आप बार्गेनिंग करते हो, ठीक है? तो आप वैसे समझो कि मोनोपोली जब भी होगी तब क्या होगा, वहाँ पे पूरे मार्केट में एक ही सेलर रहेगा एंड सभी लोगों को उसी से परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कंडीशन होती है किस चीज़ की? आपकी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली की, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? ठीक है, यानी कि इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, तो द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट आर मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज? तो ध्यान रखना है, इनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो करते हैं हमारे जो स्टेट्स जो भी होगा उसके गवर्नर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गवर्नर ही करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी अदर पर्सन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उस स्टेट का गवर्नर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला ये किस पर्वत का एक प्रकार है? तो हिमालयन पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये यहाँ पे एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन का यानी कि वलित पर्वत का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि कैसे जो इंडियन प्लेट है और साथ ही में जो यूरेशियन प्लेट है वो आपस में टकराती है, जिसके बाद में फॉर्मेशन होती है किस चीज की? हिमालयन माउंटेन्स की, ठीक है? तो जैसे आप समझोगे कि जैसे एक पेपर है आपका यहाँ पे, जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, ये जैसे आपने जो ये पेपर है इसको दोनों तरफ से आपने ऐसे फोल्ड किया, मतलब ऐसे आप इसको सरकाते हो इधर से भी और इधर से भी, तो ये बीच में से अपलिफ्ट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझोगे कि ऐसे यहाँ पे जो है फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है? तो ये एग्जांपल है किस चीज का? हिमालय पर्वत श्रृंखला का, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। और ऐसा सिर्फ यही माउंटेन नहीं है, इसके अलावा काफी सारे ऐसे माउंटेन्स है जो कि वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो आपका रोकीज है, एंडीज है, और इसके अलावा जो अल्पास माउंटेन्स हैं, ये सभी उदाहरण है किस चीज के? आपके फोल्ड माउंटेन के। तो याद रहेगा, फोल्ड माउंटेन जब दो प्लेट आपस में टकराई थी, उनके टकराने से अपलिफ्टमेंट होता है और वहीं पे बनता है किस चीज का? क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन वहां पे बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख यहाँ पे किया है? तो कौटिल्य की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र में कुल मिला के यहाँ पे कितने उल्लेख करे हैं जो है विधि के? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बेसिकली 4 स्रोतों का उल्लेख इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और वो 4 जो उल्लेख किए थे इन्होंने, 4 स्रोत, वो कौन-कौन से थे? तो एक था यहाँ पे वेद, एक था आन्वेषिकी, दूसरा है यहाँ पे सरकार या फिर शासन का विज्ञान, और एक है आपका अर्थशास्त्र का विज्ञान। तो बेसिकली कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कानून यानी कि जो विधि है उसके 4 स्रोतों का उल्लेख यहाँ पे किया था, ठीक है? और कौटिल्य हम उन्हीं की बात करें जो कि विष्णुगुप्त, चाणक्य आपने सुना होगा, हम उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो कौटिल्य और अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भारत का कौन सा राज्य हर साल नवंबर में संघाई उत्सव को मनाता है? तो संघाई उत्सव की बात करें, हर साल आप देखोगे कि जो मणिपुर स्टेट है वो हर साल नवंबर माह में संघाई उत्सव को मनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और संघाई जो है वो मणिपुर का जो एक राजकीय पशु आप कह सकते हो, ठीक है? और 2010 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? तो मणिपुर आपको ध्यान रखना है, संघाई उत्सव, ठीक है? डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। तो याद रहेगा, संगाई उत्सव मिलेगा कहाँ पे आपको? तमिलनाडु, सॉरी मणिपुर में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को सिर्फ हॉर्नबिल और पक्के पागा हॉर्नबिल में, तो दोनों अलग अलग है। हॉर्नबिल अगर आता है तो आपको नागालैंड लगाना है आंसर में, बट अगर आपका आता है पक्के पागा हॉर्नबिल तो आपको उस कंडीशन में कौन सा आंसर लगाना है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने संगाई को डिस्कस किया है, संगाई कहाँ पे लगाना है आपको? मणिपुर में, ठीक है? हॉर्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड आपको लगाना है, और अगर पक्के पागा हॉर्नबिल आता है तो तब आपको अरुणाचल प्रदेश वहां पे लगाना है, ठीक है? तो तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार मंदिरों को दान की गई भूमि का क्या नाम होता है? तो जो मंदिरों में हम भूमि को दान करते थे चोल वंश में, जो उनके शिलालेखों के अनुसार उसको क्या कहते थे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको कहा जाता था क्या? दैट इज, इसको था नाम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तिरुनाम कुट्टिकमनी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो चोल वंश के जो शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग जो मंदिरों को दान की गई भूमि होती थी उसको कहते थे तिरुनाम कुट्टकमनी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक खमीरीकरण एजेंट के रूप में सबसे अधिक
उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें केक, मफ़िन या फिर जो कुकीज़ होती थी, उन सभी को बनाने के लिए यहाँ पे किस एक जो है खमीरीकरण या फिर अगर हम बात करें एक केमिकल लेवनिंग एजेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती थी इन सब बेकरी प्रोडक्ट्स में जैसे केक, मफ़िन्स या फिर कुकीज़ में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस्तेमाल होता था क्या? दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जो ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम आपके होता है रेलवे में तो उसमें कई बार पूछते हैं कि जो बेकिंग सोडा है उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना बेकिंग सोडा यही है दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं Na2CO3 और NaHCO3 में, ठीक है? तो Na2CO3 की बात करें ये आपका कौन-सा सोडा होता है? या होता है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है? एंड NaCO3 की बात करें ये आपका होता है बेकिंग सोडा। तो इसका फ़ॉर्मूला भी ध्यान रखना है और नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है? और यहाँ पे बस आपको H से ध्यान रखना है। अगर HNaHCO3 दैट इज़ हम बात करें किस चीज़ की? खाने की, यानी कि बेकिंग सोडे की। तो NaHCO3 दैट इज़ बेकिंग सोडा एंड Na2CO3 दैट इज़ वॉशिंग सोडा एंड यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है? यहाँ पे खाने की बात हुई है। मफ़िन के जो केक्स है, कुकीज़ है, उनको बनाने की बात हुई दैट इज़ आपको आंसर क्या टिक करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, गंगोर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर की बात करें तो बेसिकली जो राजस्थान वाला एरिया है, तो राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा गणगौर जो है ये त्योहार दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तक मैं 4 फेस्टिवल्स आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने संगाई संगाई को डिस्कस किया था जो कि मणिपुर से आप रिलेट कीजिएगा। फिर मैंने हॉर्नबिल को डिस्कस किया दैट इज़ नागालैंड से। फिर पक्के पागा हॉर्नबिल जो कि अरुणाचल प्रदेश से आपको रिलेट करना है और उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ को दैट इज़ यहाँ पे आपका गणगौर ये आपको रिलेट करना है राजस्थान से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये राजस्थान में ही देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान के साथ-साथ आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा बट मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ये राजस्थान वाले एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू एक बैल नियंत्रण उत्सव भारत के किस राज्य में एक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो अगेन जल्लीकट्टू एक यहाँ पे फेस्टिवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्लीकट्टू को आपको रिलेट करना है किससे? दैट इज तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये जल्लीकट्टू जो है वो जो पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में उसके तीसरे दिन इसको मनाते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि एक बैल को ऐसे खुला छोड़ देंगे और आपको उस बैल को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? तो यही है यहाँ पे जल्लीकट्टू महोत्सव या फिर उत्सव जिसको कि ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, राइट? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में s का मतलब क्या होता है? तो ये क्वेश्चन है साइंस का। आपने पढ़ी होंगी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसमें आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, साथ ही में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड साथ ही में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको तो समझ में आया होगा बट जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी साइंस बट 10th तक तो सभी पढ़ते हैं। तो वहीं पे ये आती है इक्वेशंस दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड साथ ही में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें v की बात करें तो ये होती है फाइनल वेलोसिटी यानी कि आपका अंतिम वेग, ठीक है? फिर बात करें u की तो u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपकी शुरुआती जो वेग होता है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a की बात करें तो ये होता है त्वरण यानी कि आपका एक्सेलरेशन। टी की बात करें तो ये है यहाँ पे टाइम। एस की बात करें तो ये आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज विस्थापन, ठीक है? और आपसे वही पूछा है दैट इज एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब होगा यहाँ पे विस्थापन। जब भी आप चीजों को थ्योरीज के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों के बारे में। v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, t है यहाँ पे टाइम एंड s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, जब कोई बस अचानक से स्टार्ट होती है तो यात्री पीछे की ओर में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये किस चीज का उदाहरण होता है? तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब बस जो है वो अचानक से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ को होते हो और जब बस अचानक से रुकते हो तो आप आगे की तरफ होते हो। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में है
वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको गति में न ला दो। और कोई भी चीज अगर गति में है वो तब तक गति में रहेगी जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दो। तो वही चीज है यहाँ पे अप्लाई होगी। तो अगर बस आपकी चलती हुई है, ठीक है, और वो अचानक से रुकती है तो आप आगे की तरफ को होगे, ठीक है। अगर बस रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हुए हो और बस अगर स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ को होते हो। तो साइंस के कुछ यहाँ पे नियम्स लगते हैं, आपको रिलेट करना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जिसको हम इनर्शिया का लॉ भी कई बार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारी हमारी पीडीएफ और ई बुक की वेबसाइट है जिसको आपको विजिट करना है, दैट इज www.ravibookspedia.com पर। यहाँ पर आपको सभी हमारी पीडीएफ एंड ई बुक्स मिलेंगी। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। एंड साथ ही में जो भी हमारी वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स बाय रवि एंड रवि स्टडी जीके पर, उन सभी को इंग्लिश फॉर्मेट में देखने के लिए आपको फॉलो करना है रवि अदिति क्लासेस को। आप शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जड़त्व का नियम, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो जस्ट मैंने अभी 25th क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, इसको प्रोपाउंड किया था किसने, दैट इज गैलीलियो ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम सेम है और इसको किसने यहाँ पे प्रोपाउंड किया था, दैट इज गैलीलियो ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ना ला दो। और कोई भी बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो तीसरा नियम तो कई बहुत फेमस है, हम कई बार बोलते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का एक उल्टा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपको रिलेट करना है किससे, तो यहाँ पर है आपका रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी कि लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा और इतने ही अमाउंट से वो जो फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स, वो नीचे की तरफ को लगाएगा, ठीक है। तो जैसा जितने फोर्स से वो ऊपर गया उतने फोर्स से उसने रिएक्शन नीचे की तरफ दिए। तो ये एग्जांपल है किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग किसी पिंड का संवेग ये किस पर निर्भर करता है। तो संवेग की बात करें अगर हम बात करें किस चीज की, मोमेंटम की। तो मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है, जब आप फॉर्मूला देखोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, जिसमें m होता है मास और v होता है वेलोसिटी। तो इसीलिए अगर किसी भी पिंड का आपको संवेग देखना है तो वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, उस पिंड के मास पर, यानी कि उसमें कितना जो है भार है, साथ ही में उस पिंड में कितनी वेलोसिटी है, यानी कि दोनों पर वो निर्भर करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट अगर आप एक बार समझ जाओगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए संवेग मोमेंटम इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, और ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज केप कैमोरिन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है तारापुर, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बात करें तारापुर की, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जिसका नाम है तारापुर, और ये आपको महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना होती है 1969 में, राइट। 1969 आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला व्यवसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये नाम है इसका तारापुर। कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो यूटीज जो है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, तो उनका जो हाई कोर्ट है उससे आप रिलेट करना किसको, आर्टिकल नंबर 241 को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स में, और फिर
यूनियन टेरिटरीज में भी हाई कोर्ट्स होते हैं। तो आपका ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक नहीं आप कह सकते, बस आप समझिए यहाँ पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और यूटीज के हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है 124, हाई कोर्ट के लिए है 214 और यूटीज के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके लिए है 241। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है, फिर आपको एक की जो पोजीशन है उसको घुमाना है, ठीक है। जैसे 124 फिर इसको इधर ले आए 214 फिर इसको इधर ले आए, दैट इज 241, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट का, और ये जो है वो यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो उस्ताद मोही बाहुद्दीन की बात करें तो इनको आपको रिलेट करना है किससे, इनको आपको रिलेट करना है दैट इज रुद्र वीणा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रुद्र वीणा से रिलेट करना है किसको, दैट इज उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव या फिर लोसर त्योहार की बात करें, इसको मनाती है मोनपा जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आज के इस लेक्चर में मैंने कई सारे फेस्टिवल को डिस्कस किया है आपके साथ में, तो उनको एक बार गो थ्रू आपको जरूर करना है। जैसे कि अगर हमने सबसे पहले संगाई को डिस्कस किया, फिर मैंने पक्के पागा हॉर्नबिल को डिस्कस किया, फिर मैंने हॉर्नबिल को डिस्कस किया अकेला जो कि नागालैंड में हम मनाते हैं, उसके बाद गनगौर को हमने डिस्कस किया, ठीक है, जल्लीकट्टू को हमने डिस्कस किया, और अब हम यहाँ पे डिस्कस करें लोसर त्योहार को जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनता है। एंड जनजाति की बात करें तो जो मोनपा जनजाति है वो उसको यहाँ पे काफी अच्छे से सेलिब्रेट करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर रेशम कीटों और मेंढकों की लार्वा का तीव्र परिवर्तन के माध्यम से वयस्कों में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे फ्रॉग्स वगैरह आपके होते हैं, सिल्क वर्म्स वगैरह होते हैं, तो जो लार्वा से कन्वर्ट होते हैं वो बड़े यानी कि अडल्ट में, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण। तो उनकी पूरी काया पलट हो जाती है, तो इसलिए याद रखना दैट इज कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस। तो रेशम कीट और मेंढकों के लावा जो बदलते हैं एक अडल्ट में, उसी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्न सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल यानी कि सबसे वीक एसिड ये कौन सा है। तो सबसे वीक एसिड आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब एसिड्स की बात यहाँ पे हुई तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसिड देखिए, पीएच स्केल होती है आपकी 0 से लेके 14 के बीच में न्यूट्रल है आपका 7 से इधर जितने भी होंगे वो सब एसिडिक होंगे, यानी कि अम्लीय होंगे, और 7 से 14 के बीच में आपके सभी क्या होंगे, बेसिक होंगे, यानी कि क्षारीय होंगे। सबसे एसिडिक की बात करें तो जो यहाँ पे होंगे वो सबसे एसिडिक होंगे, यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल न्यूट्रल होंगे, एंड ये तो बिल्कुल न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वीक एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये न्यूट्रल, एंड इधर आपका पूरा ये बेसिक वाला हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है और HCl है, ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट एसिटिक एसिड की बात करें, ये एक वीक एसिड है, और वही आपसे पूछा गया है। तो वीक एसिड है कौन सा, एसिटिक एसिड। बाकी जो हाइड्रोफ्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक है और नाइट्रिक है, ये तीनों ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, 1856 में अवध के विलय के बाद में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर निम्न में से किस शहर में निर्वासित किया गया था। तो आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 जो वहां के नवाब थे दैट इज वाजिद अली शाह, तो इनको कहाँ पे भेजा गया था, तो इनको एग्जाइल किया गया था कहाँ पे, दैट इज इन दी कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता के बारे में, राइट। तो इनको कलकत्ता भेज दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अपने उच्च स्तर पर हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही मतलब टॉप पीक पे हो, हायर लेवल पे हो, तो उस कंडीशन में आती है क्या, यहाँ पे आती है स्टैगफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति जनक मंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली अगर आपका इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जब दोनों ही क्या हो, हायर लेवल पे हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेग्रोइड जो जाति है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है। तो नेग्रोइड रेस की बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये बेसिकली आपको मिलेंगे अफ्रीका वाले रीजन में। तो अफ्रीका में आपको मिलेंगे कौन, दैट इज नेग्रोइड्स, और इनको कंगोइड्स के नाम से भी हम जानते थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका, ठीक है। और बेसिकली जो दक्षिण अफ्रीका है ना, वहां के मूल निवासी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हुसोरी या फिर हुचारी ये प्रदर्शन जुड़ा हुआ है।
तो हुसौरी या फिर हुचारी की बात करें, इसको आपको रिलेट करना है कहाँ से? इसको आपको रिलेट करना है बेसिकली डिब्रूगढ़ के मोरान इलाके से, यानी कि हम बात करें किस चीज़ की? असम की, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से? दैट इज़ असम से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डिब्रूगढ़ का जो मोरन इलाका है, इसमें पहली बार जो बिहू हुसौरी मंडली है, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो युवा लड़कियाँ हैं, वो ढोल, पेपा, गगन इन सब से तालमेल बिठा के यहाँ पे पूरा प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है? तो इसलिए काफ़ी ये पूरा न्यूज़ में है आजकल, तो इसलिए हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लें, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ हुसौरी या फिर हुचारी, रिलेट करना है कहाँ से? दैट इज़ असम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 ये पूरा ही पूरा जो पार्ट है, वो आपको रिलेट करना है किससे? सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो भारतीय संघ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आएगा आपका भारतीय संघ, जो कि पार्ट 1 में मेंशन है, ठीक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। फिर आता है सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 में है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। थर्ड जो कि 12 से लेकर 35 तक जाएगा। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपका कहाँ पे जाएगा? आर्टिकल 51 ए में आपका जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, राइट? और इसके बीच में आता है एक डीपीएसपीस, ठीक है, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 में आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तत्कालीन बॉम्बे राज्य को विभाजित करके वर्तमान महाराष्ट्र और किस देश का राज्य इसे बनाया गया था? मतलब बेसिकली आपसे पूछा गया कि जब पहले बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे जब अलग-अलग हुआ, तो वो किस-किस राज्य में बटा था? तो एक तो बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात, ठीक है? तो दोनों ये पहले पूरा होता था बॉम्बे, बट जब इसको हमने अलग किया 1960 में, तो एक बना महाराष्ट्र और एक बना है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी ने कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही स्थगित कर दिया था? तो 5 ईयर प्लान की बात करें, तो जनता पार्टी ने, तो बेसिकली जनता पार्टी ने जो है यहाँ पे अगर हम बात करें 5वीं जो आपकी 5 ईयर प्लान था, उसको 1 साल पहले यहाँ पे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो बेसिकली 1977 में मोरारजी देसाई जो थे भारत के पहले जो थे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, एंड 1977 से 78 के बीच में सिर्फ 4 साल के लिए ये योजना चली थी। हालाँकि जो पंचवर्षीय योजना थी 5 साल के लिए होनी चाहिए थी, बट 4 साल के लिए हुई, एंड 5th ईयर होना ही था, और इसको पहले क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया का कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, ये किस देश में स्थित है? तो सेंटोस बंदरगाह ये आपको मिलेंगे ब्राजील में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, और इनको फेमसली हम कॉफी पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और ब्राजील जो सबसे ज्यादा उत्पादक देश है किस चीज का? कॉफी का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंटों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की अगर हम धरोहर की बात करें, तो जो गोवा के चर्च हैं और कॉन्वेंट्स हैं, इनको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थलों की सूची उसमें शामिल किया गया था। एट प्रेजेंट 44 साइट्स हैं हमारे देश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसमें कि 43 थे आपके मोहद्दम्स जो कि असम में थे, एंड 44 आपके बने थे जो मराठा लैंडस्केप्स थे, वो 44 साइट्स इस बार बनी है। तो लेटेस्ट साइट्स कितनी है, कहाँ-कहाँ पर है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एंड गोवा चर्च और कॉन्वेंट्स की बात करें, इसको 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूख बढ़ाने वाला हार्मोन कहते हैं? क्योंकि यह भूख बढ़ाता है और भोजन का सेवन भी बढ़ाता है, और वसा संचय को भी बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हम बात करें किस चीज की? दैट इज ग्रेलिन की। तो ग्रेलिन ये एक हंगर हार्मोन होता है, ठीक है? तो आपको इसका नाम ध्यान रखना, दैट इज ग्रेलिन, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में प्रसिद्ध अमेजन वर्षावन ये किस देश में स्थित है? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट बेसिकली किसी एक देश में तो नहीं है, ठीक है? आपको कंटेंट वाइज अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है कौन सा? दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है? तो साउथ अमेरिका में आपको मिलेंगे अमेज़न फ़ॉरेस्ट, लेकिन किसी एक देश में नहीं है, ये फैले हुए हैं। लगभग 8 से 9 देशों में ये फैले हुए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें आपका जैसे पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, सूरीनाम, और इसके अलावा वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील, इन सब में फैले हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ब्राज़ील वाले एरिया में आपको ज़्यादा
तर जो है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है? तो किसी एक देश में नहीं है, एक कॉन्टिनेंट की बात करें साउथ अमेरिका और लगभग 8 से 9 देशों में ये फैले हुए हैं और सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे कहाँ पे? दैट इज़ इन दी ब्राज़ील, राइट? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए आपको ध्यान रखना है यानी कि दक्षिण अमेरिका। ये पूरा एक कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे कौन? दैट इज़ इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है? और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, ठीक है? तो ध्यान रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कौन सा स्थल कौन सा स्थल डमरू मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन से जोड़ता है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस्थमस ऑफ पेरिकोप। तो ये चीजें तो कुछ ऐसी जो आपको आपको याद ही करनी है, ठीक है? तो पेरिकोप स्थल डमरू मध्य की बात करें तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन से जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश क्षेत्र है? तो सबसे जो फेमस आपकी ग्रोइंग रीजन है फॉर द व्हीट, तो उसमें नाम आएंगे कौन सा? आपको जो पंजाब और हरियाणा वाला जो प्लेन है वो आपका सबसे ज्यादा जो व्हीट ग्रोइंग रीजन है इन द इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना दैट इज ए। फिर एक कौन सी पुस्तक जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त ने लिखी यहाँ पे बुक दैट इज मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? दैट इज विशाख दत्त ने। तो राक्षस विशाख ऐसे कुछ आप रिलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन इनका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला था भारत का जिसमें सबसे कम आबादी थी? सेकंड क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन कौन से होकर गुजरते हैं वो आपको बताना है। किससे नहीं गुजरती है इसमें से वो भी आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए आपको किस कुंजी का इस्तेमाल करना होता है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। साथ ही में डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर, जहां पर आप डेली बेसिस पर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में ई बुक की और पीडीएफ बुक्स की वेबसाइट है, अगर आपको घर पर बुक्स मंगवानी है तो उसमें आपको विजिट करना है वेबसाइट दैट इज www.raviaditipublication.com पर। अगर आपको कोई भी ई बुक या नोट्स को परचेज करना है तो आपको विजिट करना है www.ravibooksperiod.com पर। साथ ही में जो हमारा ऐप है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस कोर्सेज मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड साथ ही में फॉलो कर सकते हो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर दैट इज रवि स्टडी जीके पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।